चलो प्रोसीड नाउ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं शुरुआत कर सकता हूँ? चलो जी। तो सबसे पहले अगेन आप सबका हार्दिक स्वागत है इस अमेंडमेंट क्लास में, और इन आशाओं के साथ कि आपके जीवन की आखिरी अमेंडमेंट क्लास हो फर्स्ट ग्रुप की, और इसके बाद कोई कभी अमेंडमेंट क्लास आपको ना देखनी पड़े। चलिए लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, अमेंडमेंट जिन टॉपिक्स में आई है, और टॉपिक्स कौन कौन से हैं अभी क्लैरिटी आ जाएगी। चिंता मतलब अमेंडमेंट जिन टॉपिक्स में आई है वो टॉपिक है कॉर्पोरेट लॉ, फेमा, सेबी, कंपटीशन एक्ट। इन 4 टॉपिक्स के अंदर अमेंडमेंट है। हम ये शुरू करने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं उठाता हूं सेबी के अमेंडमेंट। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई है। आप जानते हैं आपके सिलेबस के अंदर आईसीडीआर गाइडलाइंस हैं। आईसीडीआर, इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आप जानते हैं आपके सिलेबस के अंदर आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं, और इन आईसीडीआर रेगुलेशंस के अंदर एक नई रेगुलेशन ऐड हुई है इस बार, जिसका नाम है रेगुलेशन 69A। 269G। रेगुलेशन 69A to 69G ये आपके आईसीडीआर में ऐड हुई है। सवाल उठा, सर हम ज्यादातर बच्चे सभी छोड़ के जाते हैं। मैं कहूंगा इसे बेवकूफी कहते हैं। सभी छोड़ के मत जाना, किसी भी हालत में सभी मत छोड़ के जाना। ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन सभी आईसीडीआर पे आ रहा है जो ट्रेंड कह रहा है, और 8 नंबर पे आता है। पहला क्वेश्चन ही खराब कर दोगे अगर आईसीडीआर छोड़ के जाओगे। हाँ, जितना हो सके आईसीडीआर को कवर अप करने की कोशिश करना। बेशक सारी आईसीडीआर नहीं हो पाएंगी, सारी रेगुलेशन कोई नहीं कर पाएगा, ये पक्की बात है, बट फिर भी जो आईसीडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है उनमें एक ये भी है, प्लस रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 4 पहले मैं बता दूं, ये जरूर करना। 10, 30 to 36 नोट्स है ना, अभी दिखाना फोटो। रेगुलेशन 43 टू सम एक्सटेंट, रेगुलेशन 50 to 54, रेगुलेशन 26, 25 to 25, 26, 27, रेगुलेशन 70 to 78, 92 to 95, प्लस सेबी एक्ट। ये सारी चीजें करके आपको जरूर जानी है। ये सारी चीजें करके आपको जरूर 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 जानी है। ये रेगुलेशन होनी ही होनी चाहिए, इनके बिना पेपर में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। अब जो रेगुलेशन नई आई है आपके सिलेबस में वो है 69A to 69G। अब ये रेगुलेशन आई क्यों, क्या दिक्कत थी इसमें, देखते हैं क्यों आई थी। हुआ क्या, आप जानते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है उसमें दिक्कत क्या है, अगर नाम से ही पता लगाएं तो मैं कहता हूं कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, बताएंगे जरा। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मैं कहता हूं जी गारमेंट्स। सपोज कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करके न्यू ऑब्जेक्ट अपनाना चाहती है, जिस न्यू ऑब्जेक्ट का नाम है केमिकल। अब क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज कॉल्ड चेंज इन बिजनेस, चेंज इन बिजनेस। लो जी, यहां पर बिजनेस चेंज हो रहा है। चलो घर का कुछ नहीं, अभी शुरू ही हुआ है। अगर बिजनेस चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं कि अब यहां पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग होगी तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए होगा? आंसर इज स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन की यहां पर रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब मेरे मान लीजिए मैंने वोटिंग जब शुरू करवाई तो रिजल्ट क्या आया कि फेवर में आए 8 लाख वोट।
नहीं नहीं धीरे धीरे आ रहे हैं। अगेंस्ट में आए 2 लाख वोट। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल, तो आप क्या कहेंगे? बताइए ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ या फेल, क्या कहेंगे आप? आई कैन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। क्या मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी अब अपना बिजनेस चेंज कर सकती है? क्या ये कंपनी अब अपना बिजनेस चेंज कर सकती है? यू वुड से यस, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। बट व्हाट अबाउट दिस 2 लाख शेयर्स? 2 लाख शेयर्स इनका क्या? इन्होंने कंपनी के साथ अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचा था। कंपनी के साथ अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचा था, ये सोचकर कि भैया हम गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगा रहे हैं, मैनेजमेंट के अंदर ऊपर हमें विश्वास है, हम लंबे टाइम के लिए कंपनी के साथ रहना चाहते हैं। आज अचानक कंपनी अपना एसआर पास कर अपना बिजनेस चेंज कर रही है। क्या ये इन शेयर होल्डर के साथ गलत नहीं है? क्या ये इन शेयर होल्डर के साथ गलत नहीं है? द आंसर इज बहुत नाजायज है इनके साथ। क्यों? क्योंकि ये लोग शायद लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख के कंपनी के साथ जुड़े थे। आज अचानक कंपनी इनकी कंसेंट ना होने के बावजूद, इनकी कंसेंट होने के बावजूद कंपनी इन्हें छोड़कर यहां 8 लाख वोटर शेयर्स की बात मानते हुए नए बिजनेस पे जा रही है। शायद ये इस बिजनेस में नहीं जाना चाहते, बट बावजूद इसके आप कह रहे हो एसआर पास करवाओ और इन्हें इस बिजनेस की ओर ले जाओ। क्या ये गलत नहीं है? गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और खासकर तब जब कंपनी लिस्टेड कंपनी है, मतलब जब पब्लिक से पैसा रेज किया तो ये कहकर कि हम जी देखो जी गारमेंट इंडस्ट्री में लगाएंगे, और आज जब पैसा आ गया तो उठा के केमिकल में जा रही है। गलत है। इसलिए लॉ मेकर्स ने इन्हें नाम दिया, वो शेयर होल्डर जो इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहे, दे आर कॉल्ड डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या नाम दिया जाएगा उन्हें? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। और इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को लॉ ने कहा एक एप्रोप्रिएट एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी कि इन्हें बाहर निकलने का एक सम्मानजनक मौका दिया जाएगा ताकि ये आराम से बाहर निकल सके। अगर ये कंपनी में नहीं रहना चाहते तो इन्हें सम्मानजनक विदाई देनी पड़ेगी, इन्हें एक एप्रोप्रिएट प्राइस पे करना पड़ेगा। और इन सब चीजों को डिटरमाइन करने के लिए रेगुलेशन ने जन्म लिया, रेगुलेशन 69A to 69G। रेगुलेशन 69A to 69G कब लगती है? जब कंपनी अपना ऑब्जेक्ट चेंज करती है। कौन सा ऑब्जेक्ट एप्लीकेबल कब होती है? जब कंपनी अपना ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करती है। कौन सा ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? 2 तरीके का। पहला, वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेसिफाइड है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर वो ऑब्जेक्ट जिसे दिखाते हुए प्रोस्पेक्टस इशू किया गया था, कंटेन्ड इन प्रोस्पेक्टस, जिसे देखकर आम जनता ने पैसा लगाया था कंपनी के अंदर, आज वो ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। ये कवर्ड है सेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। मैंने जितनी भी बात बताई कि अगर कंपनी अपना ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करना चाहती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, तो सेक्शन 13 कहता है कि प्राइस पे होगा, पब्लिक गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी एज पर सेबी। ये सेक्शन 13 कहता है। सिमिलरली सेक्शन 27 कहता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि अगर आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, पब्लिक से पैसा मंगाया, ये कहते हुए कि आओ आम जनता आओ हमें पैसा दो, हम उस पैसे को गारमेंट्स में लगाएंगे, और पैसा आने के बाद अगर आपने ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, वो ऑब्जेक्ट जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा था उसे चेंज कर लिया, तो सेक्शन 27 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कि प्राइस ऑफ द गाइडलाइंस शैल बी एज पर द सेबी। यानी कि सेक्शन 13 और सेक्शन 27 दोनों ही सेबी के ऊपर छोड़ देते हैं, और अल्टीमेटली सेबी ने इसके लिए गाइडलाइंस फ्रेम की, दैट इज रेगुलेशन 69A to 69G। दीजिएगा डन का मैसेज। समझ आया पीछे का बेस क्या था? इसके पीछे का बेस
बताइए कोई दिक्कत यहां तक? चले, हालांकि जो मैंने आपको अमेंडमेंट नोट्स दिए हैं जो अपलोडेड हैं फेसबुक के ऊपर, वहां पे आपको सारा थ्योरी मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको समरी लिखा रहा हूं, वो समरी मेरे साथ लिख लीजिएगा। सारा समराइज प्रोसीजर मैं बता रहा हूं ताकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो मैं समरी लिखा रहा हूं, प्लीज राइट डाउन, मेरे साथ समरी लिखिएगा। सवाल उठा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ये जो ऑफर दिया जाता है ये किसके द्वारा दिया जाता है? डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देता है? लिखेगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ये दी जाती है या तो कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा, बाय प्रमोटर्स, या फिर शायद कंपनी में प्रमोटर ना हो। अगर कोई प्रमोटर नहीं है, आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, हालांकि ऐसा हिंदुस्तान में होता नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में कंपनियों में प्रमोटर्स होते हैं, पर फिर भी अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसमें आइडेंटिफिएबल प्रमोटर ना हो, अभी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर ना हो का मतलब क्या होता है? वो कंपनियां जिनमें प्रमोटर नहीं है। अब ये कौन सी कंपनियां होती हैं? इंडिया में आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी, फॉरेन कंट्रीज में पाई जाती हैं, पर स्कोप फिर भी रखा हुआ है। वो कंपनियां जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 1% से नीचे होती है उन्हें कहा जाता है वो कंपनियां जिनका प्रमोटर्स नहीं है। समझ आया? जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 1% से नीचे है उन्हें कहा जाता है ऐसे कंपनियां जिनमें प्रमोटर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आप नहीं पाओगे, हिंदुस्तान में यही कंपनियां चलती हैं। चले, पर फिलहाल शेयर होल्डर इन कंट्रोल, उन शेयर होल्डर के द्वारा जो कि कंट्रोल में है, मतलब जहां पर 50% से ज्यादा हिस्सा उन शेयर होल्डर्स के पास है जहां कंपनी का प्रमोटर नहीं है। चले, इंडिया में तो यही चल जाएगा, बट फिलहाल और आगे बढ़ते हैं। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा? प्रमोटर या फिर शेयर होल्डर इन कंट्रोल। और ध्यान रखना, मैं कहता हूं 10 लाख वोट डले, 10 लाख वोट डले, लगभग सारे फेवर में थे एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर के जिसके पास 10 शेयर थे। क्या मैं उसके लिए सभी गाइडलाइंस लगाऊं? ऐसा थोड़े ना होता है। सभी गाइडलाइंस 10-15 शेयर्स के लिए थोड़े ना लगेंगी। तो इसलिए लॉ ने कहा कम से कम डिसेंटिंग शेयर होल्डर कितने होने चाहिए? लिखिएगा नंबर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स %10 एटलीस्ट। और ये कौन से होने चाहिए? ये वो जिन्होंने जनरल मीटिंग के अंदर वोट डाला अगेंस्ट में, यानी कि जो जनरल मीटिंग में वोट डाल के आए हैं अगेंस्ट के अंदर, ये वो होने चाहिए हु वोटेड इन जनरल मीटिंग। तीसरा, मान लीजिए मैं कहता हूं कंपनी ने पैसा एक्वायर किया, ये पब्लिक थी, पब्लिक ने 100 करोड़ कंपनी को दिया, कंपनी ने 100 करोड़ को यूटिलाइज कर दिया फॉर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बताया गया था उसके लिए कंपनी ने यूटिलाइज कर दिया 100 करोड़ रुपया। आयोग कोई दिक्कत नहीं। कितना ऑब्जेक्ट में कितना यूटिलाइज कर दिया? मैं कहता हूं जी 90%। लॉ कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं, 10% के लिए अगर हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे दिक्कत कब है? कब दिक्कत है? जब कंपनी आपने पब्लिक से अमाउंट मंगवाया, 90% यूटिलाइज कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर वो लेस देन 75% है तो मुझे दिक्कत है। यानी कि आपने जो पब्लिक से पैसा मंगाया 100 करोड़ रुपए, अगर उसमें से मैं कहता हूं 90 करोड़ रुपए जिस ऑब्जेक्ट के लिए मंगाया आपने लगा दिया, सेबी की गाइडलाइंस नहीं लगेंगी। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर उन्हें दर्द उठ रहा है तो उसे कहो दर्द की एक ही दवा है, शेयर बेचो और निकल जाओ यहां से। बट अगर 75% से भी कम लगाया पैसा, पब्लिक से मंगाया 75 करोड़ से भी कम लगाया अगर कंपनी तुमने 100 करोड़ मंगाकर, तो ये दिक्कत है, वो यहां पर प्रॉब्लम है। तब ये रेगुलेशंस लगेंगी
अगर आपने 75 करोड़ से भी कम लगाया तो लिखेगा these regulations shall apply। मैं लिखवा देता हूं, इसे लिख लीजिएगा मेरे साथ कि कंपनी acquired the amount but failed to utilize even 75% of amount raised। लो 75% तक भी यूटिलाइज नहीं कर पाए तो दिक्कत है। नहीं राजौरी, तब दिक्कत नहीं है, बट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ के नए पे जा रहे हो तो दिक्कत है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पार्केंट उन्हें वहां पे ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं लगेगी, वहां पर केवल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, दैट्स इट। बट हम तो सेबी पढ़ रहे हैं, सेबी इज एप्लीकेबल टू द लिस्टेड कंपनीज ओनली। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा प्रोसीजर क्या होता है, पूरा प्रोसीजर। ये मैंने बताया कि ये रेगुलेशंस लगेंगी कब कब, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये रेगुलेशन कब लगेंगी? जब कंपनी ने जो पैसा मंगाया उसका 75% तक भी कंपनी यूज नहीं कर पाई। दूसरा, वोटिंग हुई और कम से कम 10% ऐसे इन्वेस्टर्स निकले जिन्होंने वोट किया अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, तो लॉ कहता है तब जाकर हम ये वाली रेगुलेशन लगाएंगे और इन शेयर होल्डर को नाम देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब इन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एग्जिट करने की, इन्हें एक अप्रोप्रिएट प्राइस पे किया जाएगा। वो प्राइस क्या होगा? चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। सारा प्रोसीजर चलेगा कैसे, लिखना शुरू कीजिएगा मेरे साथ। प्रोसीजर, सबसे पहले तो एसआर पास हुआ होगा। जो भी एसआर पास हुआ कंपनी, उसकी पूरी की पूरी रिजल्ट की डिटेल, वोटिंग रिजल्ट along with list of dissenting shareholders, ये कंपनी पकड़ा देगी किनको? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पूरा लिखना जी। एसआर पास हुआ, जो भी वोटिंग रिजल्ट रहा अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट कर दिया जाएगा। कैसे चलेगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देखना। सेकंड, अब कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर करेगी। मर्चेंट बैंकर किस लिए अपॉइंट होगा? प्राइस निकालने के लिए। प्राइस, हे भगवान, साधारण आदमी के बस की बात ही नहीं है, ऐसा प्राइस निकालने, ऐसे प्राइस निकालने की टेक्निक बताइए। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, और लिख के जरूर आना है प्राइस कैसे निकलना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है कि प्राइस क्या होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर टू फाइनलाइज एग्जिट प्राइस। अब सवाल उठे इसका अपॉइंटमेंट करेगा कौन? हाँ जी, वो साधारण आदमी हो ही नहीं सकता बीकानेर जो से भी इसका ये वाला प्राइस निकालेगा, और ये सॉफ्टवेयर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, ये रेगुलेशन इफेक्टिव है गोरखपुर, आपके नवंबर 2016 में इफेक्टिव है। अब इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? मर्चेंट बैंकर को। लिख लीजिएगा, बाय प्रमोटर्स या फिर पर्सन्स इन कंट्रोल। अगेन जो ऊपर दिया गया है वह बिल्कुल वैसे। अब ये मर्चेंट बैंकर पूरी मेहनत करेगा, पूरा तेल निकलवाएगा अपना प्राइस निकलवाने में, निकालने में। खैर सॉफ्टवेयर की मदद लेगा, ये तो तेल तो हमारा निकलेगा समझने में। इंटीमेशन देगा टू स्टॉक एक्सचेंज
अबाउट द प्राइस। स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी क्या जी ये प्राइस निकला है जी। अब स्टॉक एक्सचेंज को पता लग गया कि ये प्राइस है जो कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, जिसपे हम डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इस प्राइस को इंटीमेट कर देगी टू पब्लिक। अब ये समरी लिखने के बाद अगर आप पढ़ेंगे जो कंटेंट मैंने दिया है, आराम से एक एक लाइन स्मूथली क्लियर होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंटीमेट करेगी पब्लिक को विद इन 1 वर्किंग डेज कि भैया ये प्राइस है, लिख लेना अबाउट प्राइस, ये प्राइस निकाला गया है। जो जो एग्जिट करना चाहते हैं अभी भी वो आ सकते हैं और यहां पर एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिस इज कॉल्ड टेंडरिंग प्रोसेस। टेंडरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहले यहां तक लिख लो जरा और मुझे डन का मैसेज दे दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है सब कुछ। अब यहां पर टेंडरिंग पीरियड की शुरुआत की जाएगी। टेंडरिंग पीरियड का मतलब मौका दिया जाएगा लोगों को कि आओ, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है आओ आगे, क्योंकि लिस्ट पहले ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास है। अब उस लिस्ट के अंदर जिनके नाम है, जो लोग अभी भी करना चाहते हैं वापस, जो कहते हैं कंपनी के साथ हमारा भविष्य नहीं है, वो आगे आएंगे और अपने शेयर्स सौंप देंगे कि हम देना चाहते हैं अपने शेयर। आगे बढ़कर अपने शेयर सरेंडर करने के लिए नाम आगे दे देना। दिस इज कॉल्ड टेंडरिंग पीरियड। एक टेंडरिंग पीरियड रखा जाएगा कि भैया जो जो वापस करना चाहता है अपना नाम लिखवा दो जरा। फिफ्थ, टेंडरिंग पीरियड, जिसमें शेयर रिटर्न होंगे। ये कब से शुरू होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जिस दिन, आपको मैं बताता हूं, पहले भी बता चुका हूं मगर शायद आपने लेट ज्वाइन किया, रुक जाओ। 7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर एसआर पास होने के ये शुरू हो जाना चाहिए। पर जब ये शुरू होगा उसके बाद 10 दिन तक चलना चाहिए। लिख लीजिएगा, एंड रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। सभी ने कहा टेंडरिंग पीरियड शुरू होगा पार्केंट, जिसमें आप अपने शेयर वापस करना चाहते हो। आप डिसेंडिंग शेयर होल्डर थे, आप अपने शेयर उठाकर वापस करना चाहते हो कि आई डोंट वांट टू बी देयर विद द कंपनी, आप अपने शेयर वापस कर सकते हो। यहां पर शेयर डिसेंडिंग शेयर होल्डर अपने शेयर वापस करने के लिए एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन फॉर एग्जिट। लो जी, यहां पर ये होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। 10 दिन तक, 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा और ये 10 दिन तक टेंडरिंग प्रोसेस चलेगी, जहां पर आप अपने शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर, डिसेंडिंग शेयर होल्डर अपने शेयर वापस कर पाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने अपने शेयर्स की बिड की कि मैं अपने शेयर वापस करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू बी देयर विद द कंपनी। अचानक अगले दिन मैनेजमेंट की एक स्टेटमेंट जारी हुई कि हमारे प्लान तो बहुत बड़े हैं। मैंने कहा यार कहीं ऐसे ना हो मैं गलत कर दूं इस कंपनी से विड्रॉ करके, और शेयर का प्राइस बढ़ने लग गया। तो कहते कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी विड्रॉ करना चाहते हैं अपनी बिड विड्रॉ कर दीजिए, कभी भी विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ कर दीजिएगा। लिखिएगा ऑप्शन टू विड्रॉ is available during tendering period.
अब क्या होगा आगे? टेंडरिंग पीरियड खत्म हो चुका है 10 दिन बाद। अब अगले 10 दिन के अंदर, टेंडरिंग पीरियड खत्म होने के अगले 10 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने अपने शेयर वापस करने की एप्लीकेशन दी है उन्हें उनका कंसिडरेशन पे कर दिया जाएगा। ठीक है ना? पेमेंट टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स within 10 working days after completion of tendering period। लो जी, अब मैं आ रहा हूं प्राइस पर। अब मैं प्राइस की बात करने लगा हूं। पहले यहां तक मुझे डन दे दीजिए, ताकि अब जब मैं प्राइस की कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो वो आपको पता हो कि क्या है। यहां तक ढंग से डन का मैसेज दे देना। एक बार पढ़ लो पूरा। मेरे ख्याल से किसी भी समस्या में कहीं पे भी कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ इजी है। सबसे पहले एसआर पास हुआ, जो भी रिजल्ट था वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया गया। मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट किया ताकि प्राइस निकाल सके। वो कैसे निकालेगा वही देख रहा हूं मैं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट बैंकर ने प्राइस निकाल के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बताया। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो प्राइस जो है आम जनता को बताएगी। उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी एसआर पास होने के मैक्सिमम 7 दिन के अंदर, और शुरू होने के 10 दिन तक ये मैक्सिमम चलेगी। इस 10 दिनों के अंदर अंदर कोई भी व्यक्ति जो अपने शेयर सरेंडर कर रहा है वो चाहे तो अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकता है। नो, अगर किसी मेंबर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया मीटिंग के अंदर तो उसके लिए ऑफर नहीं है। केवल यही ऑफर उनके लिए जिन्होंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और अगेंस्ट में वोट डाला। ठीक है राजौरी? चले, मेंबर चाहे तो अपनी बिड वापस ले सकता है, और अगर उसने नहीं ली, टेंडरिंग पीरियड खत्म, उसके बाद अगले 10 वर्किंग डेज के अंदर उसे पेमेंट कर दी जाएगी। चले, अब मैं आता हूं प्राइस के ऊपर। मैंने आपको जो असाइनमेंट दिए हैं वहां पर मैंने प्राइस दिया है कि प्राइस कैसे होता है। मैं एक बार सामने पढ़ रहा हूं आपके, और हालांकि असाइनमेंट नहीं है, आप कहेंगे दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे अभी लिखवाऊंगा, अभी से चिंता मत करो। देखते हैं। लो जी, ये एग्जिट प्राइस निकालने का तरीका बताया गया है। एग्जिट ऑफर प्राइस ये कैसे निकलता है देखते हैं। हाँ, जब बिल्कुल आराम से हो जाता है। ये आपको ये तीनों याद करने हैं। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है इस बार। द एग्जिट प्राइस पेएबल टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर shall be the highest of the following: A, B, C। तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगा वो होगा। अब एक एक को पढ़ना शुरू करता हूं, मेरे साथ पढ़िएगा ध्यान से। असाइनमेंट नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। केवल यहां पे तो वहां पे जाके बाद में निकाल लेना, अपने असाइनमेंट निकाल लेना फेसबुक से, पर अभी यहां ध्यान दो। तो चीजें मैं सिखा रहा हूं उन पर ध्यान दो। द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड, काम देख रहे हो? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेएबल फॉर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, वेदर बाय द प्रमोटर्स और शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल और बाय एनी पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, क्योंकि आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो लिख लो। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कौन होता है? इन कंसर्ट मीन्स वर्किंग एंड विलिंग टू पे प्राइस along with promoters, public person in control। वो व्यक्ति जो कि प्रमोटर और पर्सन इन कंट्रोल के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को प्राइस पे करने को तैयार है। प्रमोटर्स के साथ या फिर पर्सन इन कंट्रोल के साथ मिलकर
वो छोटे छोटे शेयर होल्डर वो कह रहे हैं हम भी पे करेंगे यार, हम भी पे करने को तैयार है, 1-2% होल्डिंग होगी नहीं इनकी, ये भी साथ में मिलकर अगर आ गए हैं तो दे आर कॉल्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? मैं दोबारा पढ़ता हूं, पढ़िएगा। द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड, ये कैसे निकलता है देखा है, देखना अभी देखा नहीं है। और पेएबल फॉर एक्विजिशन वेदर बाय द प्रमोटर और बाय द शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल or by any person acting in concert with them during the 52 weeks immediately preceding the relevant date. relevant date, मान लीजिए एक डेट है, अभी मत पूछना रेलेवेंट डेट क्या है, मान लीजिए एक सर्टेन डेट है, एक स्पेसिफाइड डेट है जहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। चलो वो क्या होती है मैं ये भी दिखा देता हूं, देखिएगा रेलेवेंट डेट क्या है। Relevant date means the date of the board meeting in which the proposal for change in the object or variation in the terms of the contract referred to in the prospectus is approved before seeking shareholders' approval. मैं समराइज कर देता हूं, सुनिएगा। यहां पर एसआर पास हुआ था, पर मेंबर की मीटिंग तो बाद में होगी ना, पहले उन्हें कोई बुलाएगा तो सही। यहां पर बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग, इस बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले डिसाइड किया गया कि हाँ जी हम चेंज इन ऑब्जेक्ट करेंगे, प्रपोजल फॉर ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट, यहां पर डिस्कस हुआ था। लॉ कहता है ये है रेलेवेंट डेट। इस डेट के पहले मैं कैलकुलेशन देखूंगा, और पहला पॉइंट क्या कहता है, इसके पहले के 52 वीक्स, इस डेट से पहले के 52 वीक्स में अगर प्रमोटर्स या फिर पर्सन इन कंट्रोल या फिर वो व्यक्ति जो इनके साथ मिलकर काम कर रहा है उसने जो शेयर परचेज किए हैं, पढ़िएगा, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेएबल, जो शेयर परचेज किए हैं और जो प्राइस पे कर दिया है या करना है, इसलिए फॉर परचेज ड्यूरिंग द 52 वीक्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट डेट, 52 हफ्ते पहले तक अगर कोई प्रमोटर, पर्सन इन कंसर्ट विद देम, पर्सन इन कंट्रोल एंड पर्सन इन कंसर्ट विद देम, इन लोगों ने अगर पिछले 52 हफ्ते में कोई भी शेयर परचेज किए हैं, उसकी पेमेंट हो चुकी है या होनी है, जो भी शेयर परचेज किए गए हैं उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो। तो ये क्या है देखते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा थर्ड पे दोबारा आ जाओ, या थर्ड पे आओ, थर्ड पढ़ते फिर मैं बताता हूं वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकलेगा कैसे। द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, सभी ने रेगुलेशन लिख दी मगर ये नहीं बताया कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकलेगा कैसे, कहीं नहीं लिखा ही। चलिए, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर फॉर अ पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट डेट से 60 ट्रेडिंग डेज के अंदर जो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, आगे बढ़ते हैं, एज ट्रेडेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ द इशुअर आर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग सच पीरियड। अब रहस्य से पर्दा उठाना ही पड़ेगा, देखते हैं, लिखिएगा। मैं आपको थर्ड पॉइंट का सारा ओपन करके दे रहा हूं कि थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। सी पॉइंट की समरी में बना रहा हूं,
एग्जिट प्राइस। उम्मीद करता हूं तोते उड़ गए होंगे ये एग्जिट प्राइस की कैलकुलेशन देखकर। मैंने कहा साधारण आदमी नहीं निकाल पाएगा। सी पॉइंट सिखा रहा हूं मैं, सी पॉइंट, मगर ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार। चलिए, वो कहना चाह रहा है 60 ट्रेडिंग डेज लीजिए फ्रॉम रेलेवेंट डेट वो ट्रेडिंग उन स्टॉक एक्सचेंज में लेना जहां पर इसका वॉल्यूम ज्यादा रहा है, इस शेयर्स का, जहां पर इस शेयर्स का वॉल्यूम ज्यादा रहा है वहां पर लीजिएगा। ऑन स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वेयर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ शेयर्स आर ट्रेडेड। तो मैं दोबारा बोलता हूं, 60 दिन का वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकालना है, रेलेवेंट डेट से 60 दिन पहले का ट्रेडिंग डेज का। उस स्टॉक एक्सचेंज पे निकालो जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम शेयर्स का ट्रेड हुआ है, बीट बीएसई और एनएसई, जहां पर भी देख लो ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वहां का वेटेड एवरेज निकालना आपको। अब निकालते कैसे हैं? मैं कहता हूं मान लीजिए 2000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर। ठीक है, 2000 शेयर ऐसे हैं जो ट्रेड हुए एट द रेट ऑफ 100 पर शेयर, प्लस और क्या, यहां पे ध्यान दो पहले, 1000 शेयर ऐसे हैं जो भी ट्रेड हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹90 पर शेयर, प्लस 2500 शेयर ऐसे हैं जो कि ट्रेड हुए हैं एट द रेट ऑफ 85 पर शेयर, प्लस 4500 शेयर ऐसे हैं जो कि ट्रेड हुए हैं एट द रेट ऑफ ₹80 पर शेयर, डिवाइडेड बाय 2, 3, 7, 10,000 शेयर्स। नाउ दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये निकलता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इस तरीके से। सभी ने नहीं दिया हुआ इसके बारे में तो सवाल उठा, सर आप कहां से उठा के लाए हो? ये तरीका बिल्कुल ऐसे निकालने का सेबी टेक ओवर गाइडलाइंस में जो आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल वही तरीका सेबी ने उठा के कॉपी किया है यहां पर सेबी टेक ओवर गाइडलाइंस के अंदर। समझ आ रहा? दीजिएगा डन का मैसेज। आई थिंक अभी टर्म समझ आ गई होगी, वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या होता है। एक बार दोबारा पढ़ाना शुरू करूं? $60 डेज का बार्गेन, 60 डेज का मैक्सिमम डे वाइज 60 डेज। बिल्कुल यही का यही मेथड, एग्जैक्टली सेम मेथड सेबी टेक ओवर कोड में लिखा हुआ है। जब आप किसी कंपनी को टेक ओवर करते हो ना, तो टेक ओवर करते हुए उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो प्राइस पे करते हो वो ऐसे निकलता है, वो ये मिनिमम प्राइस होता है टेक ओवर कोड का। चलिए शुरू करूं? अब आई थिंक समझ आ जाएगा, सिवाय एक चीज के। देखते हैं, अभी भी एक चीज समझ नहीं आएगी। चले अब पढ़ना शुरू करता हूं, देखिएगा। वो ये कहते हैं द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेड और पेएबल फॉर द एक्विजिशन, पेड और पेएबल फॉर द एक्विजिशन वेदर बाय द प्रमोटर और शेयर होल्डर हैविंग कंट्रोल
or by any person acting in consent with them during the 52 weeks immediately preceding the relevant date. एक सवाल अब मैं आपसे करना चाहता हूं, सीए फाइनल के बच्चे हैं, 2 या 1.5-2 महीने बाद सीए बनने वाले हैं, ये पेबल का मतलब क्या है भाई? Now what do you mean by the term called payable? Volume weighted average price paid और payable, payable का मतलब क्या है? वाह बीकानेर, बस करो, रोलाओगे क्या? वो कह रहे इसका मतलब है पे करना है। गुड, जो ड्यू हो गया पर पे नहीं किया, मतलब फॉल्स इन एरियर्स, यू मीन टू से? कई बार ऐसा होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होती है। मीनिंग ऑफ पेबल लिख लो, मीनिंग ऑफ पेबल, इन ए क्लॉज के अंदर पेबल वर्ड आया है, उसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, ये प्रमोटर है, P1 प्रमोटर है, कंपनी इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है। अब ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, आई होप आपने सुना है, ये शब्द सुना हुआ है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जिसका एक और नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। ये आजकल बहुत फेमस तरीका है कैपिटल रेज करने का, बहुत फेमस तरीका है, जहां कंपनी अपने जान पहचान वालों से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि लाओ जी आप हमें पैसे दो, आप हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, हम आपको सीधा शेयर्स देते हैं। ये जनरली प्रमोटर्स के साथ किया जाता है या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ ये तरीका किया जाता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? ये लोग केवल एप्लीकेशन मनी देते हैं, एप्लीकेशन मनी। और स्टेप नंबर 2, इन्हें अलॉटमेंट होता है विद इन 60 डेज। जब कंपनी अलॉटमेंट करती है तो बैलेंस अमाउंट पे हो जाता है, बैलेंस अमाउंट यहां पर पे होता है अलॉटमेंट के वक्त। अगर मान लीजिए एप्लीकेशन मनी आ गया, अलॉटमेंट मनी यहां पर आना 60 दिन के अंदर, यहां पर एग्जिट अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो बताइए क्या कहेंगे? प्राइस पेड है या पेएबल है? मैं कह सकता हूं थोड़ा सा पेड है, बाकी पेएबल है। डन का मैसेज दो, समझ आया? प्राइस पेएबल, अभी पेएबल है। बताओ जी, कोई दिक्कत? रेलेवेंट डेट वो है इलाहाबाद, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया ना, स्पेशल रेजोल्यूशन से पहले बोर्ड मीटिंग हुई, जिस बोर्ड मीटिंग में ये प्रपोजल डिस्कस किया गया था कि चलो बिजनेस चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट डेट। दैट्स इट। तो ये आपकी रेगुलेशन थी जी। सी पॉइंट का एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल दिखा दूं, यहां तक लिख लिया पहले, दिखाता हूं एग्जांपल दिखाता हूं, पहले यहां तक लिख लो एक बार सारे, हटा दो ये रेगुलेशन। अगेन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार नई अमेंडमेंट आई है और कंपनी एक्ट 2013 में जो बहुत मेजर अमेंडमेंट आई उनमें से ये एक है। चलिए, तो आने के चांसेस बनते हैं इसके, लिख लीजिएगा ये कैसे वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकलता है, लिख लीजिएगा। लो जी, लिख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आता हूं अपनी अगली अमेंडमेंट के ऊपर। (72 to 76) जमशेदपुर, वो केवल वर्ड पेएबल का मतलब बताया जमशेदपुर मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन ये लग जाएगी। पेपर पूरा कहां से दिखेगा? जोधपुर, आपने तो यही निकालना ना वेटेड एवरेज, वो तो यही लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही तो लिखा हुआ है।
अच्छा बी रह गया, बी लो, बी तो बहुत आसान है, बी पॉइंट में दिक्कत नहीं है। देखो जी बी पॉइंट देखिएगा, बी पॉइंट देखिएगा, बी पॉइंट वो कहता है द हाईएस्ट प्राइस पेड और पेबल फॉर एनी एक्विजिशन whether by the promoter or shareholder having control or by any person acting in consent with them during the 26 weeks immediately preceding the relevant date। यहां पे कोई वॉल्यूम वेटेड एवरेज नहीं है भाई, यहां पे सीधा है हाईएस्ट प्राइस पेड और टेबल, दैट्स इट, डन दे दो। हाँ जी, मगर वो इतनी अमेंडमेंट नहीं है, इतनी भारी अमेंडमेंट नहीं है राजौरी की, वो पेपर में पूछ ले। बढ़े आगे, ए बी और सी कोई भी ना ले लो बेटा, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग कटक। चलो अब मैं आ रहा हूं कंपनी लॉ की एक अमेंडमेंट पे, मेरी अगली अमेंडमेंट कंपनी लॉ में आई है। वाराणसी डाउट संभाल के रखो, जब मैं क्लास के एंड में डाउट लूंगा तो उस टाइम पकड़ लूंगा ये डाउट। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौन से शेयर एक्वायर हो रहे हैं जिसके लिए प्राइस पेड है, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा, सुनो वाराणसी, 3 है।